हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। दुष्यंत सिविल क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन और अध्यापन के कार्यों को हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। ये कार्य हमारा निरंतर चलता रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस और किसी भी तरह का कोई इंटरप्शन नहीं आएगा। ओके। संविधान सभा के गठन को लेकर के कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया था और संविधान सभा के गठन को लेकर के मेजरली कल की क्लास में जो हमारा ज्यादा ध्यान रहा वो संविधान सभा के जो गठन का धरातल है ना, व्हाट वाज द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इस चीज को हमने अपनी क्लास में कैलकुलेट करने की बात की थी। हाँ, कुछ तथ्यात्मक जानकारियां मैंने छिपा ली थी क्योंकि कल मुझे केवल आपको ये बताना था कि आप नॉमिनेशन को कैसे कैलकुलेट करके चलेंगे या इलेक्शन मेथड को आप लोग कैसे कैलकुलेट करके चलेंगे। तो कल ज्यादा ध्यान हमारा उसी ओर रहा, तो तथ्यात्मक जानकारियां मैंने जानबूझ के छुपा ली थी। तो वो जो आपके तथ्यात्मक जानकारियां हैं, जो भी आपके रेस्पेक्टिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हैं, उनको आज की क्लास में हम लोग क्या है स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि देखो तथ्यात्मक जानकारी को जुटाना भी तो जरूरी है। हालांकि जो आपका रियल कॉन्सेप्ट है, रियल कॉन्सेप्ट को तो हम लोग अपने पार्ट ऑफ डिस्कशन में लेकर के चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन जो आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को हम लोग स्किप नहीं कर सकते। वो भी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है उतना ही नेसेसरी है जितना आपका कॉन्सेप्ट है। जैसा मैंने हमेशा आपको समझाया है कि कॉन्सेप्ट और जो आपका फैक्ट है, इन दोनों का जो कोएलेशन है, इन दोनों को जो आपका गठबंधन है, जुगलबंदी है, अगर वो बना करके चलोगे तो अच्छा रहेगा। एक हल्का सा परिवर्तन और कर देता हूं आपके लिए, है ना, कि क्लास में जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं उतना हिंदी में भी लिख करके चलूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ठीक है, अपना सहयोग बना के आप रखिएगा, चीजों को ग्रेजुअली आगे बढ़ाते रहेंगे, कहानी अच्छी बनेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने क्या लिखा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। मैंने आपके सामने क्या लिखा साथियों, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ओके। और जो आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। उसको आप हिंदी में क्या कहते हैं भाई, संविधान सभा कह के चलते हैं। तो जो आपका संविधान सभा है, अगर हम इसके गठन को डिस्कस करते हैं, यानी कि अगर हम इसके फॉर्मेशन को डिस्कस करके चलते हैं, तो देखो बड़ी बात जो आएगी, बड़ी बात जो आपका निकल के आएगा, तो बड़ी बात आपका निकल के आएगा कि संविधान सभा के गठन के संदर्भ में कितनी सीट्स आपको ऐसे दिखाई पड़ती हैं जिन पर इलेक्शन होना था। बात तो वही करनी पड़ेगी, यानी कि टोटल सीट्स आपको कितनी दिखाई पड़ती हैं जिन पर इलेक्शन होना था। तो आपने क्या कहा कि 296 जो आपकी सीट्स हैं ये क्या हैं, ये संविधान सभा की इलेक्टेड सीट्स हैं, यानी कि ये जो मेंबर्स माने जाएंगे संविधान सभा के इलेक्टेड मेंबर्स माने जाएंगे। इलेक्टेड मेंबर्स का मतलब क्या हुआ कि इन्हें आप क्या कहेंगे, संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य कहेंगे। आपने ही इसी यूट्यूब चैनल पर, है ना, आपने ये भी जाना होगा कि एक क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके 296 जो आपकी सीट्स हैं जिन पर उस समय इलेक्शन हुआ, इनको भी आप लोग कैटेगराइज करके चलते हैं। कैटेगराइज कैसे करके चलते हैं, एक नंबर आपको मिलता है 208, एक नंबर आपको क्या मिलता है 73, और एक नंबर क्या मिलता है आपको 15। अगर आप सभी को सम करके चलोगे तो आपको नंबर क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा आपको 296, है ना। अब ये आपको बता के चलना पड़ेगा कि 200 जो आपका 8 है, 208 जो आपकी सीट्स हैं ये किसके अकाउंट में गई, INC, दैट मीन्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 73 सीटों पर आपका क्या रहा, मुस्लिम लीग, यानी कि मुस्लिम लीग रहा। और जो आपकी 15 सीट्स हैं वो किसके पास गई हैं, वो आदर्श के पास गई हैं। वो क्या है, आदर्श के पास गई हैं। अब देखो प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी विद्यार्थीगण हैं सभी को ये रिजल्ट पता रहता है कि 296 सीटों पर जो आपने इलेक्शन हेल्ड करवाया, 296 सीटों में से 208 सीटों पर कांग्रेस की कामयाबी है, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग की कामयाबी है, और जो आपका 15 है, 15 में क्या आपका आदर्श है। तो हो सकता है कि आपका जो एग्जामिनर है आपको कंफ्यूज करके चले, और कंफ्यूज कैसे करके चले कि ये जो आपका आदर्श है, आदर्श में भी क्या है, आदर्श में भी क्या है
कि आपको नंबर से लेके चलने पड़ेंगे। एक नंबर क्या मिलेगा आपको 7 और एक नंबर क्या मिलेगा आपको 8। मैं आपका ध्यान अपने साथियों का 8 पर लाना चाहता हूं। मैं अपने साथियों का जो ध्यान है वो 8 पर लाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अगर कोई बड़ी चालाकी आपके एग्जामिनेशन में होगी तो बड़ी चालाकी जो आपके एग्जामिनेशन में होगा वो 8 नंबर पर हो सकता है। ये बात आपको मान करके चलना पड़ेगा। देखिएगा, अब आदर्श में जो 7 है, 7 का मतलब क्या है? 7 का मतलब ये है कि ये तो आपको देना है किसको? रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को। ये तो आपको किसको देना है? रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को आपको दे करके चलना है। अब मेरे प्यारे साथी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी पार्टीज होती हैं उनको हिंदी में क्या कहा जाता है? जो आपके रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको हिंदी में क्या कहा जाता है? उनको हिंदी में कहा जाता है क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां। क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां, है ना। तो इन पे आपको उतना ध्यान नहीं लेकर के आना है, बल्कि इन पर आपको ध्यान लेकर के आना है। ये जो है आपके, ये क्या है? ये आपके, इनको कहा जाता है, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका क्या है? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, यानी कि जो आपके निर्दलीय हैं, निर्दलीय जो सदस्य हैं संविधान सभा के, तो संविधान सभा के निर्दलीय सदस्यों की संख्या ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये निर्दलीय सदस्यों की संख्या आपको कितना दिखाई पड़ता है? ये दिखाई पड़ता है आपको कितना? 8। तो पूरा रिजल्ट आपके पास है, पूरा रिजल्ट आपके पास है, और पूरे रिजल्ट में से आपको ये बात यहां पर मान के चलना पड़ेगा कि भी 8 का जो आंकड़ा है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 8 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। 208 कांग्रेस के बारे में तो आपको पता होगा, सबको पता रहता है। 73 मुस्लिम लीग के पास है, ये भी पता रहता है। लेकिन जो आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का नंबर है ये बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। वो जनरली अगर आपसे पुट अप कर लेगा तो आपको इस सवाल को अटेम्प्ट करने में क्या है? असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बात आप लोग अपने जहन में लेकर के चलेंगे। हमने आपको ये भी बताया था कि भी देखिए ऐसा है, एक क्लास में हमने इस पर डिस्कशन कर लिया है कि अगर हम 296 सीट्स को लेकर के चलते हैं तो आउट ऑफ दीज सीट्स 208 किसके अकाउंट में है? तो 208 आपके किसके अकाउंट में है? ये आईएनसी के अकाउंट में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट में है। और यहीं पर हमने एक क्लास के माध्यम से ऑलरेडी आपको बता रखा है कि किसी ने कुछ कहा है, और जिसने कुछ कहा है तो वो कौन? आपके ग्रेनवाइल ऑस्टिन है। वो कौन है जी? आपके ग्रेनवाइल ऑस्टिन है। और ये जो आपके ग्रेनवाइल ऑस्टिन है, इनका क्या कहना है? इनका कहना यह है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कोटेशन है इज अ कांग्रेस, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज अ कांग्रेस एंड कांग्रेस इज अ इंडिया, एंड कांग्रेस इज अ इंडिया। इन्होंने साफ साफ ये बात कही, राइट। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि संविधान सभा ही कांग्रेस है, संविधान सभा ही कांग्रेस है, संविधान सभा ही कांग्रेस है, तथा कांग्रेस ही भारत है, तथा कांग्रेस ही भारत है, तथा कांग्रेस ही भारत है। सो इट वाज द वेरी फेमस कोटेशन ऑफ ग्रेनवाइल ऑस्टिन, जिन्होंने इस बात को आपके सामने रखा। ऑलरेडी एक क्लास के माध्यम से मैंने आपको बताया था, लेकिन आज लिख करके भी आपको बता दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संविधान सभा के संदर्भ में जो कामयाबी है, जो सफलता है, उस पर एक कमेंट आपको ग्रेनवाइल ऑस्टिन साहब का यहाँ पर क्या है? इस्टेब्लिश करके चलना पड़ेगा। इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। तो ये भी आपको अपने जहन में लेकर के चलना है। एक मजे की बात क्या है? एक मजे की बात यह है कि संविधान सभा के रिगार्डिंग एक कैलकुलेशन और आपको करके चलनी पड़ती है। मान लीजिए हमने आपको क्या बताया? हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब इसका मतलब आप हिंदी में समझ पा रहे होंगे, संविधान सभा है। तो ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इसको टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपने कितनी दी है? तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपने कितना दिया था अभी? कि टोटल कितना आना है आपका? वो 389 का आपका आना है।
389 का आपका आना है। अब 389 में नंबर ऑफ हिंदूज, 389 में ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नंबर ऑफ हिंदूज यानी कि हिंदुओं की संख्या आपको कितना दिखाना है। तो नंबर ऑफ हिंदूज जो हैं उनकी संख्या आप कितना दिखाएंगे, 163 दिखाएंगे, यानी कि 163 जो है आपके, वो कौन आपके हिंदूज हैं। 389 में जो आपके मुस्लिम्स हैं, नंबर ऑफ मुस्लिम्स जो आपके कैंडिडेट्स हैं, तो मुस्लिम सदस्यों की जो संख्या है, तो नंबर ऑफ मुस्लिम्स जो आपको नजर आएंगे वो कितने नजर आएंगे, तो मेरे प्यारे साथी कहेंगे कि भी कितना आपका 80 है। कितना है आपका 80 है, 80 आपको बताना है। अच्छा, जो आपके इंडियन क्रिश्चियन हैं, जो आपके क्या है इंडियन क्रिश्चियन हैं, यानी कि जो आपके भारतीय ईसाई हैं, इंडियन क्रिश्चियन जो आपके भारतीय ईसाई हैं, उनका नंबर क्या मिलेगा आपको, उनका नंबर क्या मिलेगा आपको 31 मिलेगा। उनका नंबर क्या मिलेगा आपको 31 मिलेगा। 31, अच्छा नहीं 31 नहीं मिलेगा, सॉरी, उनका नंबर क्या मिलेगा आपको, इंडियन क्रिश्चियन का नंबर क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा। इंडियन क्रिश्चियन का नंबर क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा, 06 मिलेगा। और जो आपका सिख कम्युनिटी है, और जो आपका यहां पर सिख समुदाय होगा, जो आपकी सिख कम्युनिटी होगी, तो सिख कम्युनिटी का जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा आपको 04। क्या मिलेगा आपको 04। और जो आपका शेड्यूल्ड कास्ट होगा, जो आपका क्या होगा शेड्यूल्ड कास्ट होगा, जो आपका शेड्यूल्ड कास्ट होगा, उसका नंबर मिलेगा आपको 31। उसका नंबर क्या मिलेगा आपको 31। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेटाज। यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि संविधान सभा में जो टोटल स्ट्रेंथ आपको दिखाई पड़ती है 389 की, तो 389 की जो संख्या है, 389 की संख्या में हिंदुओं की संख्या कितनी है 163 है। मुस्लिम जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनका नंबर कितना है 80 है। शेड्यूल कास्ट के कितने हो गए आपके 31 हो गए। इंडियन क्रिश्चियन आपका कितना हो गया 06 हो गया। और सिख समुदाय के लोग आपके कितने हो गए, वो आपके हो जाते हैं 04। अब यहां पर आपने सुना होगा, और जहां तक मेरा सही तौर पर मानना है, तो ये उत्तराखंड में ये क्वेश्चन पुट अप हो चुका है। एक करेक्टर आपको दिखाई पड़ेंगे जिनका नाम क्या है, विंस आउट। जिनका नाम क्या, विंस आउट। विंस आउट अपने आप में एक पॉलिटिकल थिंकर है, राजनीतिक विचारक जिनको आप कहते हैं। विंस आउट अपने आप में क्या है, एक राजनीतिक विचारक है, यानी कि पॉलिटिकल क्या है, थिंकर है। इन्होंने भी यहां पर कुछ कहा है, और इन्होंने यहां पर क्या कहा है उसको हम ये कहेंगे। वो कहना चाहते हैं कि भारतीय संविधान सभा में हिंदू समुदाय का बोलबाला रहा, हिंदू समुदाय का बोलबाला रहा, हिंदू समुदाय का बोलबाला रहा, हिंदू समुदाय का बोलबाला रहा। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि जो आपके विंस आउट हैं, सॉरी, जो आपके विंस आउट हैं, तो विंस आउट आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी संविधान सभा है, जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को वो किस रूप में डिक्लेयर करते हैं, तो डिक्लेयर करते हैं एज अ बॉडी ऑफ, इंग्लिश में आप ऐसा कह पाएंगे, एज अ बॉडी ऑफ हिंदू कम्युनिटी, एज अ बॉडी ऑफ हिंदू कम्युनिटी। तो ये कोटेशन उत्तराखंड में ऑलरेडी आपसे पुटअप भी किया जा चुका है। ये सवाल आपके परीक्षा में यहां पर आ चुका है, तो इस पर भी क्या करेंगे आप लोग, जरा अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। यहां से भी क्या है, आपका ध्यान बिल्कुल भी हटना नहीं चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, ये हुआ, है ना। तो आज हम केवल तथ्यात्मक जानकारी की बात शुरुआत में कर रहे हैं, डन। यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, है ना। कंफ्यूजन अगर कहीं हुआ करे तो आप ऑफलाइन कमेंट किया करो भाई। आप लोग अपने आप को व्याख्यात नहीं कर रहे हो, ऑफलाइन कमेंट्स के माध्यम से एटलीस्ट ये तो बता दिया करो कि क्लास कैसी चल रही है, क्लास आपको कैसी लग रही है, क्लास में किस प्रकार के चेंजेस आप लोग चाहते हैं,
किस तरीके से आप बिंदुओं को उठवाना चाहते हैं, एटलीस्ट आपको भी तो अपना पार्टिसिपेशन लाना चाहिए। तो अगर आप ऑफलाइन कमेंट्स के माध्यम से इन तमाम प्रकार की बातों को वहां पर इस्टेब्लिश करके नहीं चलेंगे तो फिर मुझे यहाँ पता कैसे चलेगा, है ना, अगर क्या परिवर्तन करना है, किस प्रकार का परिवर्तन करना है ना। तो इन बातों को जरा अपने जहन में लेकर के चलो, डन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बार फिर मान लीजिए मैंने क्या लिखा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कई बार क्या होता है कि वो आपकी भारतीय संविधान सभा है, तो भारतीय संविधान सभा में आपसे पुटअप किया जाता है महिला सदस्यों की संख्या, महिला सदस्यों की संख्या, महिला सदस्यों की संख्या कई बार आपसे पुटअप की जाती है ना, यानी कि नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स, महिला सदस्यों की कई बार आपसे एक नंबर पुटअप किया जाता है। तो देखो, ये जो आपकी संविधान सभा में महिला सदस्यों का टोटल नंबर है, ये कितना मिलता है आपको, ये मिलता है आपको 15। एक बात तो ये है ही, और इसमें किसी तरह का कोई करेक्शन आपका रिक्वायर्ड नहीं है, 15 ही आपको दिखाई पड़ेगा, 15 आपको दिखाई पड़ता है। अब इन 15 में एक तो आप अलग ही निकाल के चलो, एक अलग निकाल के चलो जो लगातार आपसे पुटअप किया जाता है कि एक हम कहेंगे मुस्लिम वुमेन कैंडिडेट, मुस्लिम वुमेन कैंडिडेट, मुस्लिम जो महिला सदस्य है उनका नाम आपको बताना पड़ेगा। ये तो लगातार पुटअप किया जाता है, बेगम अयाज रसूल, बेगम अयाज रसूल। ये नाम तो खैर आपको अपने माइंड में इस्टेब्लिश करके चलना है। तो बाकी जो आपका 15 वुमेन कैंडिडेट्स आपको वहां पर दिखाई पड़नी थी, उनके कुछ मेजर नाम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे मेजर में कौन कौन हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सुचेता कृपलानी, सुचेता, इनको जरूर अपने माइंड में रखना, सुचेता कृपलानी। आप कहेंगे सरोजनी नायडू, क्या हो रहा है, आप कहेंगे सरोजनी नायडू। नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ओके। नंबर 3 पे विजय लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित। नंबर 4 पे हो जाएगा राजकुमारी, राजकुमारी हंसा मेहता, राजकुमारी हंसा, सॉरी आज पता नहीं क्या हो रहा है, लिखना कुछ है, माइंड कहीं और जा रहा है। राजकुमारी अमृत कौर होगा, राजकुमारी अमृत कौर। और नेक्स्ट वन क्या होगा आपका, हंसा मेहता, हंसा मेहता। तो ये कुछ फेमस जो संविधान सभा के महिला सदस्य हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। टोटल नंबर आपको कितना बताना, 15 आपको बताना है, और 15 का जो टोटल आंकड़ा आपको दिखाई पड़ता है उसमें जो मुस्लिम महिला सदस्य हैं उनका नाम तो आपको अलग से लेकर के चलना पड़ेगा, बेगम अयाज रसूल के रूप में। लेकिन साथ ही साथ कुछ अदर फेमस कैरेक्टर्स भी आपको दिखाई पड़ते हैं, जैसे सुचेता कृपलानी आपके पास हो जाती हैं, सरोजनी नायडू आपके पास आ जाती हैं, विजय लक्ष्मी पंडित आपके पास आ जाती हैं, राजकुमारी अमृत कौर आपके पास आ जाती हैं, और हंसा मेहता आपके पास आ जाती हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात जो आपको डिस्कस करनी है, हुआ क्या उस समय कि अगर आप भारतीय संविधान सभा का जिक्र करते हैं, दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डिस्कशन करते हैं। देखो, भारतीय संविधान सभा का
जो फंक्शनल ग्राउंड रहा, भारतीय संविधान सभा का जो फंक्शनल ग्राउंड रहा उस समय, तो मेरे प्यारे साथी क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्राउंड का मतलब क्या होगा कि कार्यात्मक धरातल, कार्यात्मक धरातल कि संविधान सभा ने किस प्रकार से कार्य किया। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी संविधान सभा ने जो कार्य किया है, तो संविधान सभा ने कार्य किया था विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कमिटीज, with the help of different committees, with the help of different committees, अलग अलग प्रकार की समितियों के माध्यम से, यानी कि हिंदी में हम क्या कहेंगे, विभिन्न समितियों के माध्यम से, विभिन्न समितियों के माध्यम से, विभिन्न समितियों के माध्यम से, विभिन्न समितियों के माध्यम से। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता करके चलना चाहेंगे कि जो आपके डिफरेंट कमिटीज हैं उनका टोटल नंबर आपको कितना मिलता है। तो जी उनका टोटल नंबर जो आपको दिखाई पड़ता है, तो मेरे प्यारे साथी क्या कहेंगे कि टोटल नंबर वर्चुअली कितना है, लगभग में कितना है, 22 है। यानी कि संविधान सभा ने 22 प्रकार की समितियों का गठन किया, 22 प्रकार की समितियों को अलग अलग प्रकार का कर्तव्य सौंपा, है ना, कि भाई आपको ये क्षेत्र दिया जाएगा, आपको ये वाला क्षेत्र दिया जाएगा, आपको ये वाला क्षेत्र दिया जाएगा। तो ये जो आपकी 22 प्रकार की कमेटियां हैं, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वन कौन है, जिसका डिस्कशन हमेशा क्लास में होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट वन क्या बनेगी, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो इंपॉर्टेंट वन जो बनेगा उसको आप क्या कहते हैं, हिंदी में तो खैर इससे ही काम चल जाता है, उसको कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। बात को समझना, उसको क्या कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। क्योंकि वैल्यूज तो हमको सारी ही डिस्कस करके चलनी पड़ेंगी। तो जिन वैल्यूज के रिगार्डिंग आप ऑलरेडी अवेयर हैं, उनका रिवीजन आपका होता रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नेचर है कि मैं लगभग में, है ना, जब कभी भी डिस्कशन करता हूं एक ही वैल्यू पर, तो मैं अलग अलग प्रकार से उसमें से तथ्यात्मक जानकारियां निकालता रहता हूं। अब ड्राफ्टिंग कमेटी जो है होगा क्या, होगा ये कि हिंदी में अगर आपका समय बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो हिंदी में पूछ लेगा प्रारूप समिति। समय थोड़ा सा खराब होगा तो कह देगा मसविदा कमेटी या मसविदा समिति, मसविदा समिति। और ईश्वर ना करे कि समय आपका बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो कह देगा पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति। तो हिंदी में क्या करता है, जो आपका एग्जामिनर है वो कई प्रकार से व्यवहार करके चलता है ना। जैसे यूपी पीसीएस में एक बार क्या सवाल पुटअप किया गया, हम लोग जनरली मॉडर्न हिस्ट्री में कैलकुलेशन करते हैं होम रूल लीग मूवमेंट, और इसको इंग्लिश में भी हम ऐसे कहते हैं कि होम रूल लीग मूवमेंट, हिंदी में भी इसको ऐसे कहते हैं होम रूल लीग मूवमेंट। बट यूपी पीसीएस में उसने बड़ा अच्छा सा मजाक किया, उसने कहा कि गृह शासन आंदोलन से निम्न में से कौन संबंधित रहा। अब ये जो आपका गृह शासन आंदोलन है, ये हिंदी में रूपांतरण किसका है, होम रूल लीग मूवमेंट का है। तो आप देखेंगे परीक्षाओं में, है ना, हम जनरली इंग्लिश में तो ड्राफ्टिंग कमेटी कह रहे हैं, लेकिन हिंदी में इसी को प्रारूप समिति कहा जाता है। हिंदी में इसका बदला हुआ नाम कैसे है, मसविदा समिति है, और बदलेगा तो क्या कहेगा, पांडुलेखन समिति कहेगा। अब मेरी बातें ऑब्जर्व करो। संविधान सभा में नियम यह बनाया गया कि भैया जो आपके टोटल नंबर ऑफ कमिटीज हैं वो 22 हैं। अब 22 प्रकार के कमिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, आपका ड्राफ्टिंग कमेटी रहेगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी तो अलग हो गया, मेरी बातें आप समझना, बहुत दूर से बहुत गहरी बात आपके सामने रख रहा हूं। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या रहेगा, वो तो अलग हो ही गया है। तो जो आपके रिमेनिंग 21 कमिटीज हैं, इन रिमेनिंग 21 कमिटीज को अलग अलग प्रकार के क्षेत्र सौंप दिए गए कि आपको इस क्षेत्र में कार्य करना है, आपको इस क्षेत्र में कार्य करना है, आपको इस क्षेत्र में कार्य करना है, आपको इस क्षेत्र में कार्य करना है। और सभी समितियां अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में कार्य करेंगी, डॉक्यूमेंट तैयार करेंगी, अपने द्वारा किए गए डिस्कशन का डॉक्यूमेंटेशन करेंगी, और वो जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है उसका सबमिशन कहां पर होगा,
ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने होगा। इसलिए आपने सुना होगा कि बाबा साहब अंबेडकर को हम संविधान के निर्माण के संदर्भ में बड़ी तवज्जो देकर के चलते हैं, और तवज्जो देने में किसी प्रकार की कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं है। भाई मैं तो हमेशा ये कह के चलता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर का रोल तो आप देखो, काम तो सभी ने किया, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का रोल क्या है? 21 प्रकार की समितियां अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, रिपोर्ट तैयार कर रही हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रही हैं, तमाम प्रकार के रिपोर्ट्स का, तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन का फाइनली सबमिशन कहां पर है? ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी की जिम्मेदारी बनती है कि इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के सुनाए। ड्राफ्टिंग कमेटी की जिम्मेदारी बनती है कि इस डॉक्यूमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस है, यानी कि जो संवैधानिक महत्व है, उसको संविधान सभा के अदर मेंबर्स के सामने रखे। तो भाई बीइंग अ चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, वाकई में बाबा साहब अंबेडकर ने बड़ा अच्छा काम किया। अगर किसी कमेटी ने अपने क्षेत्र में कार्य किया और एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया, तैयार किया, और उसका सबमिशन ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने किया, और अगर ड्राफ्टिंग कमेटी को उसमें कोई भी अनएथिकल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नजर आता है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी को उसमें संशोधन यानी कि अमेंडमेंट भी करके चलना पड़ता था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम बहुत ज्यादा बड़ा था। इसलिए मैंने कहा कि इंपोर्टेंट वन कमेटी कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण समिति आपको कौन सी मानी जाएगी, तो आपका आंसर क्या होगा? ड्राफ्टिंग कमेटी होगा। और संविधान निर्माण की भूमिका में बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर साहब को जो आप बड़ी तवज्जो देकर के चलेंगे, वो इसी नाते दे के चलेंगे बिकॉज ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, एंड बीइंग अ चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना, ही प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के नाते संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भूमिका खास हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बातें अपने दिमाग से कभी भी हिलने मत देना। अब देखिएगा, बारीकी बता रहा हूं आपको मैं, वो कैसे करेगा। अब जो कैलकुलेशन मैं आपके सामने स्टैब्लिश कर रहा हूं, ये ऑलरेडी यूपी पीसीएस का पार्ट बन चुकी है ना। मैंने हमेशा, मैं कहीं भी देखिए, मेरा मतलब केवल आप लोगों की सफलता से है, मैं केवल आपको सफल होते हुए देखना चाहता हूं। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी एनर्जी आ जाती है ना। लेकिन वही बात कि सफल होने के बाद मिठाई खिला देना, मिलने आ जाना, अच्छा लगता है। अब विद्यार्थी जब निकलता है ना, तो उसके चेहरे को देख करके हम जैसे लोग तो वैसे ही जी उठते हैं, वो बड़ा जरूरी हो जाता है ना। इसलिए ये यात्रा भी है, और किसी तरह के कंफ्यूजन में रहने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग यहाँ पर रेगुलर रहेंगे, लगातार ये चीज आपके लिए आती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बारीकियां मैं आपको सिखाना चाहता हूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सिखाना चाहता हूं कि आपके रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन कैसी होनी चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी सवाल को पढ़ते हुए सवाल की लैंग्वेज पे काम करो। विद्यार्थी अगर लैंग्वेज ओरिएंटेड है वो निकल जाएगा, और विद्यार्थी अगर लैंग्वेज ओरिएंटेड नहीं है तो फंस जाएगा। कोई ना फंसे, इस नाते लैंग्वेज ओरिएंटेड बनो। नहीं बनोगे तो दिक्कत हो जाएगी, और मैं तब तक आपके पीछे पड़ा रहूंगा जब तक कि आप लैंग्वेज ओरिएंटेड नहीं बनोगे। हम ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में दुनिया भर की कैलकुलेशन करते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हमें तमाम प्रकार के सोर्सेज पता है, तमाम प्रकार की इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है, लेकिन अगर वो चालाकी कर दे यहां से, हम फंस जाते हैं, और हमें नहीं फंसना है। ये दुखद है, एक बिंदु को बहुत ज्यादा हमने पढ़ा और वही एग्जामिनेशन में आ गया, और उसी पर जो सवाल पुटअप किया गया वो हम गलत करके आ गए। ये गलत है, ये नहीं करना है। जैसे वो करेगा आपसे, मान लीजिए ड्राफ्टिंग कमेटी ओके। अब जब कभी भी मैं आपकी इस क्लास में ये कहूंगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आपके सामने आएंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आपके सामने आएंगे। तो मान लीजिए मैंने ड्राफ्टिंग कमेटी का के साथ इंग्लिश में कुछ लिखा, और ये क्या लिखा? फिजिकल कंपोजिशन। तो जब कभी मैं फिजिकल कंपोजिशन लिखूंगा, तो इसका मतलब यह होगा कि आपको यह बताना है ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, या और भी इसको हिंदी में अच्छा बना लेते हैं, कुल सदस्यों की संख्या। अब ये प्रॉपर हो गया, कुल सदस्यों की संख्या, है ना, कुल सदस्यों की संख्या।
अब मामला यही तो फंसता है ना। वो कंफ्यूज कैसे करेगा? हम ये कहते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का जो एक्चुअल फिजिकल कंपोजिशन है, ड्राफ्टिंग कमेटी का जो एक्चुअल फिजिकल कंपोजिशन है वो है 07। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो एक्चुअल फिजिकल कंपोजिशन है वो क्या है? वो 07 है। वो तो 07 बन के आपके सामने आ रहा है। डन। अब देखो ये जो आपका 07 है, इस 07 को ही आप कैटेगराइज करके चलेंगे या आप इसका करेंगे वर्गीकरण, और वर्गीकरण करने का मतलब क्या होगा? आप इसका क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। आप इसका क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन में 01 एक तरफ हो जाएगा और 06 क्या होगा आपका? इधर होगा। ये कैलकुलेशन है आपके यूपी पीसीएस की। यहां उसने कंफ्यूज किया, यहां उसने कंफ्यूज किया। लोगों ने कहा कि भाई आपने आंसर गलत बता दिया। अरे आंसर गलत नहीं था। टोटल जो आपका लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, या मैंने इंग्लिश में अगर ऐसे कहा कि एक्चुअल फिजिकल कंपोजिशन, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल कितना है? तो टोटल आपका कितना बना? 7 बना। लेकिन 7 में एक जो होंगे वो क्या होंगे? वो तो भाई आपके चेयरपर्सन होंगे। 7 में क्या होंगे? वो क्या होंगे? एक तो आपके चेयरपर्सन होंगे, और जो आपके चेयरपर्सन होंगे उनको अगर आप बाकी से अलग बनाना चाहोगे तो उनको फिजिकल कंपोजिशन में आपको अलग ही रखना पड़ेगा। तो एक तो चेयरपर्सन हो गए। चेयरपर्सन तो आपके कौन हो गए? बी आर अम्बेडकर साहब हो गए मान लीजिए। तो बी आर अम्बेडकर का जो रोल है वो, या उनका जो स्टेटस है कहां पर? ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो साथियों उसको तो आपको डिफरेंट वे में ही कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा, एंड इट इज योर नेसेसिटी, ये आपकी अनिवार्यता है। डन। 06 क्या है? 06 आपके कुल सदस्य है। इनको कहेंगे आप कुल सदस्य। अगर वो सदस्यों की बात करेगा, ये खेल ऑलरेडी यूपी पीसीएस में हो चुका है, तो अगर वो टोटल मेंबर्स की बात करेगा तो मेरे प्यारे साथी टोटल मेंबर्स के रिगार्डिंग अपने आंसर यहां पर क्या एस्टेब्लिश करेंगे? 06 होगा। चालाकी करता है वो। हम 7 नहीं कह सकते, हम 06 कहेंगे। यानी कि 6 आपके मेंबर हैं। चेयरपर्सन को तो आपको थोड़ा अलग या अलग वे में आपको उनको कैटेगराइज करके चलना पड़ेगा। तो एक तो आपके चेयरपर्सन हो जाते हैं, और बाकी के जो बचे आपके वो होगा आपका कुल सदस्यों की संख्या। तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी निकली? आपकी 6 निकली है। चेयरपर्सन कौन हो जाते हैं आपके? बी आर अम्बेडकर साहब हो जाते हैं। अब देखो कई बार क्या होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी में बी आर अम्बेडकर के अलावा जो आपके बाकी मेंबर्स हैं उनमें एक नाम तो आप लेके चलेंगे, एन गोपाला स्वामी। एन गोपाला स्वामी अयंगर। एन गोपाला स्वामी अयंगर। मेरे प्यारे साथी एक नाम क्या लेके चलेंगे? अल्लादी। अल्लादी कृष्णा स्वामी। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, है ना। एक नाम आप क्या लेके चलेंगे? के एम मुंशी। के एम मुंशी। एक नाम आप क्या लेके चलेंगे? मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला। एक नाम आप क्या लेके चलेंगे? एन माधव राव। एन माधव राव। एन माधव राव। और लास्ट वन आपके कौन हो जाएंगे? टी टी कृष्णमाचारी। टी टी कृष्णमाचारी। तो कई बार यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पुट अप किया गया कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर जो मेंबर्स आपको दिखाई पड़ते हैं, तो मेंबर्स में सबके नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। वो ये पूछता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का निम्न में से मेंबर कौन नहीं था। कई बार पंडित नेहरू पर सवाल आ रखा है, कई बार महात्मा गांधी पर सवाल आ रखा है। तो चेयरपर्सन के साथ साथ जो बाकी आपके अदर मेंबर्स हैं उन पर भी आपको अपना ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। उनको भी आप लोग कैलकुलेट करके चलेंगे इन दिस वे। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टी टी कृष्णा माचारी। इसको एक बार देख लेंगे आप लोग। बारीकियां लेकर के चलनी है, इसलिए ये आपकी यात्रा प्रारंभ हुई है। बारीकियां हैं, कॉन्सेप्ट है, सब कुछ आपको मिलेगा।
डन। अब मुझे यहां पर नया क्या सिखाना है आपको? नया ये सिखाना है कि जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी है, जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी, ओके, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ 3 करैक्टर जरा जोड़ के चलो, है ना। और ये कैलकुलेशन जो है मैं बता रहा हूं, अभी तक इसमें एक कैलकुलेशन तो आ चुकी है पेपर में, लेकिन 2 कैलकुलेशन ऐसी हैं जो नहीं आई हैं, लेकिन आएंगी कभी ना कभी, बिल्कुल आएंगी, क्योंकि झारखंड पीसीएस इस पे एक बार हल्की सी बात कर चुका है। एक करैक्टर कौन है भी? के एम मुंशी है, के एम मुंशी है। तो के एम मुंशी का रेफरेंस कैसे होगा? ही रिप्रेजेंटेड टू कांग्रेस, ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। ही रिप्रेजेंटेड टू कांग्रेस इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कि के एम मुंशी का मतलब क्या होगा? संविधान सभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, 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 संविधान सभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, एंड आपको ये कैलकुलेट करके चलना ही पड़ेगा। के एम मुंशी के बारे में ये क्वेश्चन आपसे कई बार पुट अप किया गया है। अब यहां पर आप एक बात देखिएगा कि 2 मेंबर्स मैंने आपको दिखाए, एक करैक्टर मैंने आपको क्या दिया? एन माधव राव, एन माधव राव, है ना। तो अगर मान लीजिए एन माधव राव की कैलकुलेशन आप करके चलते हैं, या मान लीजिए आप किसकी कैलकुलेशन करके चलते हैं, तो मेरे प्यारे साथी क्या कहेंगे? टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी। तो देखो मामला क्या बनेगा? मामला यह बनेगा कि एन माधव राव जो हैं, है ना, इनके बारे में कहा जाता है कि ही रिप्लेस्ड टू बी.एल. मित्रा, बी.एल. मित्रा, है ना, ड्यू टू इलनेस ऑफ बी.एल. मित्रा, बी.एल. मित्रा। यानी कि पहले ड्राफ्टिंग कमेटी में बी.एल. मित्रा आपको दिखाई पड़े थे। बी.एल. मित्रा साहब क्या हुए? अचानक से बीमार हुए, और जब बी.एल. मित्रा साहब अचानक से बीमार हुए तो बी.एल. मित्रा को रिप्लेस किसने किया? कितना बढ़िया सवाल बनेगा। तो बी.एल. मित्रा को रिप्लेस करने का जो कार्य किया वो किसने किया? वो किसने किया? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे एन माधव राव ने, राइट। और जो आपके टीटी कृष्णामाचारी हैं, टीटी कृष्णामाचारी के साथ हम क्या जोड़ के चलने वाले हैं? ही रिप्लेस टू डीपी खेतान, ही रिप्लेस्ड टू डीपी खेतान। ड्यू टू डेथ ऑफ डीपी खेतान। तो ये दोनों ग्राउंड ये अपने हिसाब से आप समझ जाओ, मैं बता रहा हूं, है ना। बहुत ज्यादा सीधा व्यवहार करोगे तो फंसते रहोगे। के एम मुंशी को आपको ऐसे कैलकुलेट करके चलने की आवश्यकता है। एन माधव राव साहब की प्रॉपर कैलकुलेशन आपकी ये हो जाएंगी, है ना, कि पूछा जाएगा कि बी.एल. मित्रा को रिप्लेस किसने किया, तो आपका आंसर क्या होगा? एन माधव राव हो जाएगा। डीपी खेतान को ड्राफ्टिंग कमेटी में रिप्लेस करने का कार्य किसने किया? ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी का जो फॉर्मेशन है,
वो आप लोग जानते ही हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन जो आपका हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तो ये कैलकुलेशन आपके लिए क्या रहेगी, काफी इफेक्टिव रहेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट बी आर अंबेडकर को कैलकुलेट करते हैं अलग से। बी आर अंबेडकर also considered as a modern Manu of India, as a modern Manu of India, as a modern Manu of India, भारत का आधुनिक मनु कहा गया, भारत का आधुनिक मनु कहा गया, भारत का आधुनिक मनु कहा गया, भारत का आधुनिक मनु कहा गया। क्यों कहा गया? ड्यू टू हिज वाइटल रोल, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण, वाइटल रोल इन ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी में जो उनका महत्वपूर्ण रोल आपके सामने आता है, उसी के कारण आपने उनको क्या कहा, आधुनिक मनु कहा। क्या कहा? आधुनिक मनु कहा। लेकिन ये तो खैर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेन चीज ये पुटअप की जाती है यहां से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी आर अंबेडकर कहां पर? इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में बी आर अंबेडकर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको सवाल देकर के चलेगा। तो इसके दो ग्राउंड बनते हैं, एक तो कहेंगे इनिशियली, इनिशियली का मतलब क्या होगा? प्रारंभ में। एक क्या होगा? आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो इनिशियली जो बी आर अंबेडकर का रिप्रेजेंटेशन है भारतीय संविधान सभा में, वो कहां से है? वो ईस्टर्न बंगाल से है। वो कहां से है? वो आपका ईस्टर्न बंगाल से है। और ईस्टर्न बंगाल में एक लोकेशन आपको दिखाई पड़ेगी, जयसुर कुशना, जयसुर कुशना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जयसुर कुशना। तो यहां से रिप्रेजेंट कर रहे थे वो, कहा? संविधान सभा में। तो इनिशियली आपकी संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर जो रिप्रेजेंटेशन है वो ईस्टर्न बंगाल से आता है, और ईस्टर्न बंगाल में भी कहां से आता है? जयसुर कुशना है। ये क्या है? जयसुर कुशना। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जस्ट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ईस्टर्न बंगाल बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। भारत के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। और जब पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया तो संविधान सभा के जो आपके परमानेंट प्रेसिडेंट हैं वो बेचैन हो गए, वो परेशान हो गए। और संविधान सभा के जो आपके परमानेंट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा कि बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई एम अ पायलट। संविधान सभा का अध्यक्ष होने के नाते मैं एक पायलट की भूमिका में हूं, बट उन्होंने कहा कि मुझे एक को पायलट की जरूरत है, और मेरा जो को पायलट होगा वो कौन होगा? बी आर अंबेडकर साहब। क्योंकि सब लोग जान पा रहे थे कि बी आर अंबेडकर के बिना संविधान का जो कंपाइलेशन है बड़ा टिपिकल टास्क हो जाएगा।
संविधान का जो आपका कंपाइलेशन है वो बड़ा ही टिपिकल टास्क हो जाएगा। तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ये हुआ कि आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहां से आएगा, बॉम्बे से आएगा। इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहां से आएगा, बॉम्बे से आएगा। और बॉम्बे की जो आपकी सीट है, बॉम्बे की जो आपकी सीट है उसको कोई वैकेंट करेगा, उसको कोई कौन क्या करेगा, वैकेंट करेगा, यानी कि उसको कोई क्या करेगा, खाली करेगा। और खाली करने वाले कौन, आपके एम.आर. जयकर। एम.आर. जयकर, यानी कि एम.आर. जयकर ने अपनी सीट को वैकेंट किया, अपनी सीट को खाली किया, और फिर उनकी सीट से फाइनली जो आपके बॉम्बे से बी.आर. अंबेडकर हैं, इन्होंने संविधान सभा में क्या है, अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाया। तो ये कई बार जो मैं बता रहा हूं ये सारी बारीकियां हैं, और इन तमाम प्रकार की बारीकियों को आधार बना करके आप लोग अपने एग्जामिनेशन में इजीली अपने आप को सस्टेन करवा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मैंने क्लासेस में भी यही कहा है कि पॉलिटी इज अ वन टाइप ऑफ मैथमेटिक्स। अगर इसको एक बार आपने अच्छे से प्रिपेयर्ड कर लिया, दैट मीन्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैलकुलेटर तो बनोगे ही बनोगे, लेकिन पॉलिटी के जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं आप इजीली क्या है, अटेम्प्ट भी कर पाओगे। इस इवेंट को एक बार देखें जरा। डन, ओके। अब कुछ नंबर्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप ये मत मान के चलना मैं कुछ स्किप करूंगा, मैं अपने हिसाब से कैलकुलेशन करता हूं, है ना। कैलकुलेशन अबाउट नंबर्स, कैलकुलेशन अबाउट नंबर्स। और नंबर्स की जो कैलकुलेशन होगी वो किसके रिगार्डिंग करना है, रिगार्डिंग टू, किसके संदर्भ में, रिगार्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में, रिगार्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, रिगार्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ऐसे इसका कैटेगराइजेशन करके चलते हैं कि नंबर इनिशियली क्या मिला, नंबर इनिशियली क्या मिला आपको, तो मेरे प्यारे साथी कहेंगे इनिशियली नंबर क्या मिला, 389। जो कैबिनेट मिशन ने बताया कि 389 क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको दिखाई पड़ेंगी, और कहां पर दिखाई पड़ेंगी, स्पेशली इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा में। ओके, अब इंपैक्ट डालो। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन के पश्चात, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन के पश्चात, तो भारत के विभाजन के पश्चात नंबर कितना रह गया आपकी संविधान सभा में, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं ये यहां पर क्या माना जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स माना जाएगा। ये यहां पर क्या माना जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स माना जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स। एंड इन द सेम वे ये यहां पर क्या माना जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स माना जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स माना जाएगा। 389 से कितना आ गया, 299 आ गया, जस्ट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, है ना। फाइनली हाउ मेनी मेंबर्स, फाइनली हाउ मेनी मेंबर्स gave their signature, gave their signatures gave their signatures
ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कितने संविधान सभा के कितने सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या, हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या, हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या या करने वालों की संख्या, तो वो आंकड़ा कितना मिलेगा आपको? 284, 284। तो पहले जो आपका 389 है टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको दिखाई पड़ता है, और आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो जाएंगी? 299 हो जाएगा। फाइनली हाउ मेनी मेंबर्स गेव देयर सिग्नेचर्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन? हस्ताक्षर करने वालों की संख्या कितनी है? 284 है, यानी कि कितना है? 284। ओके। अब मामला ये बनेगा, एक तरफ आप डेट क्या लिखेंगे? 26 नवंबर 1949, और एक और डेट क्या लिखेंगे आप? 24 जनवरी 1950, है ना? तो आप कहते हैं कि भारतीय संविधान ने अपने आप को बनाने में कितना समय लिया? कि भारतीय संविधान जो बना आपका, वो टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम कितना है भारतीय संविधान को बनाए जाने में? टोटल टाइम कितना है? तो आप कहते हैं 2 years 11 months एंड 18 days। इसकी वजह हम कल की क्लास में आपको बताएंगे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय आपने लिया भारतीय संविधान को बनाए जाने के संदर्भ में, 18 days, है ना? तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान ने अपने आप को तैयार किया, मान लीजिए भारतीय संविधान तैयार हुआ, भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। ओके। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि संविधान में कहां लिखा हुआ है? संविधान में कहां लिखा हुआ है? संविधान में कहां लिखा हुआ है कि इस दिन, ऑन दिस डे, कि इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ? इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ। तो संविधान में कहां लिखा हुआ है? इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द प्रीएम्बल ऑफ, इन द प्रीएम्बल ऑफ, इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को फुली प्रिपेयर्ड कर लिया था, हमने अपने संविधान को संपूर्ण तौर से क्या है? बना लिया था। ओके। अब 24 जनवरी 1950 का मामला क्या बनेगा? ऑन दिस डे 2084 members of the Constituent Assembly gave their signatures, यानी कि संविधान सभा के फाइनल डॉक्यूमेंट पर 284 सदस्यों का जो आपके सिग्नेचर्स हैं
उसकी डेट कई बार आपसे पुटअप की जाती है, तो डेट आपका कब मिलेगा? आपको 24 जनवरी 1950 मिलेगा। और 26 नवंबर 1949 को आपने अपने संविधान को प्रिपेयर किया है, भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ है। यहाँ अच्छी बात यह रहेगी कि आप वो तो कहेंगे ही कहेंगे कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया, इसकी वजह मैं आपके सामने रखूंगा क्लास में, ऐसा नहीं है। लेकिन संविधान में कहाँ ये लिखा हुआ है कि ऑन दिस डे वी फाइनली प्रिपेयर्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इस दिन को हमने अपने संविधान को बना लिया था। ये बात संविधान में कहाँ पर लिखा हुआ है? इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 284 मेंबर्स ने संविधान सभा के जो संविधान के फाइनल डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर किए थे, वो डेट आपको क्या मिलेगी? 24 जनवरी 1950 आपका मिलेगा। अब मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि एक डेट आपको मिल रहा है 26 नवंबर 1949, है ना। इसके साथ आप लोग क्या करेंगे? जुड़ाव करेंगे, एसोसिएशन करेंगे। इसके साथ जरा एसोसिएशन करके चलना। और एसोसिएशन किसका करके चलना? आर्टिकल 394 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 का जुड़ाव आप 26 नवंबर 1949 के साथ करके देखिएगा। जब आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 का जुड़ाव, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 का जुड़ाव आप 26 नवंबर 1949 के साथ करेंगे, तो आप कहेंगे ऑन दिस डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्शली मतलब आंशिक तौर पर, पार्शली इंप्लीमेंटेड। इस दिन भारतीय संविधान को आंशिक तौर पर आपने लागू किया ऑन द सेम डे। और आंशिक तौर पर लागू करने की मजबूरी ये बनी क्योंकि नागरिकता संबंधी मुद्दों को आपको तुरंत ओपन करके दिखाना था। नागरिकता संबंधी मुद्दों को आपको तुरंत ओपन करके दिखाना था। तो नागरिकता संबंधी मुद्दों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, उनका भी इम्प्लीमेंटेशन ऑन दिस डे हो गया था, इस दिन हो गया था। तो इसको कहते हैं आंशिक तौर पर भारतीय संविधान का लागू हो जाना। ये क्या है? आंशिक तौर पर लागू हुआ है। पार्शली का मतलब क्या होगा? आंशिक तौर पर लागू। तो आंशिक तौर पर भारतीय संविधान जो आपका लागू हुआ है, तो मेरे प्यारे साथी क्या कहेंगे? 26 नवंबर 1949 को हुआ है। और ये बात बताएगा कौन? ये बात कौन बताएगा? ये बात बताएगा आपका भारतीय संविधान का आर्टिकल 394। तो अगर ये तो सब लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आंशिक तौर पर लागू किया गया, लेकिन ये आपको इजीली कंफ्यूज करके चल सकता है कि ये डिस्कशन भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है। तो ये जो आपका डिस्कशन है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 394 में आपको दिखाई पड़ेगा। 394 में क्या है? आपको ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ऑन दिस डे how many articles implemented? How many article implemented? तो आप कहेंगे 16। क्या कहेंगे? 16 आर्टिकल जो हैं इस दिन आपके यहाँ लागू हो जाते हैं। और 16 आर्टिकल लागू हुए, है ना। इनका डिस्कशन भी क्या है? इनका डिस्कशन भी क्या है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 394, आर्टिकल 394 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 394 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 394
डिस्कस अबाउट द implementative ground of these articles, ground of these articles, ground of these articles। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 394 है यही आपको बता रहा है कि भी ऑन दिस डे, है ना, ऑन दिस डे 16 आर्टिकल्स जो आपके हैं उनका क्या हो जाता है, इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। इसी दिन क्या है, 16 अनुच्छेदों को क्या है, लागू कर दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा, कोई अगर आपसे पूछे ना कि भारतीय संविधान का नाम क्या है, तो नाम जो आपको बताना है, नेम कहां मिलेगा आपको, ये आजकल काफी ज्यादा आ रहा है, आर्टिकल 394 में मिलेगा, सॉरी 93 में मिलेगा, 393 के अंदर आपको मिलेगा। और 393 में हिंदी में भारतीय संविधान का नाम क्या है, भारत का संविधान, भारत का संविधान, और इंग्लिश में नाम क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हिंदी में आपका नाम क्या होगा, भारत का संविधान, और इंग्लिश में नाम क्या होगा आपका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा। नाम का डिस्कशन कहां पर है, आर्टिकल 393 में है। और पार्शली इंप्लीमेंटेड कब हुआ भारतीय संविधान, उसका डिस्कशन कहां पर है, आर्टिकल 394। ओके, तो देखो भाई, धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाएंगे, है ना, और धीरे धीरे व्यवस्था में निखार भी होता रहेगा, क्योंकि नया काम है। और आप लोग जानते हैं कि मैं टेक्निकली कितना स्ट्रॉन्ग हूं, वो तो आपको पता है। तो आप लोगों की दुआओं से, मां सरस्वती के आशीर्वाद से कुछ लोग जुड़े हैं जो टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल करा रहे हैं। आप लोग भी अपना सपोर्ट बनाए रखें, है ना। धीरे धीरे इसी तरीके से डिस्कशन को आगे बढ़ाते रहेंगे, बारीकियां लाते रहेंगे। कल का जो डिस्कशन होगा उसमें संविधान सभा का ही अदर फैक्चुअल ग्राउंड आपके सामने रखूंगा, बिल्कुल नया, एकदम न्यू, है ना। और उसी में हम कुछ कॉन्सेप्ट भी कल की क्लास में जोड़ के चलेंगे, है ना। तो अभी तक जितनी क्लासेस मैंने आपको पढ़ाती हैं उनको डे बाय डे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, सेपरेट नोट्स बना लें, है ना, सेपरेट नोट्स बना लें। अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, वो प्लान मैंने ड्रॉप आउट इसलिए किया है क्योंकि अभी क्या है कि ये तय करना है कि क्वेश्चन की प्रॉपर लैंग्वेज क्या रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए व्यवस्थाएं बन रही हैं, तो उसका मैंने ड्रॉप आउट किया है बस तक 1 या 2 हफ्ते के लिए, बस तब तक आपके कुछ टॉपिक्स भी कवर अप हो जाएंगे और उसी के हिसाब से क्या है आपको क्वेश्चंस भी मिलने स्टार्ट होंगे, बिल्कुल मिलेंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रख देते हैं, है ना। धन्यवाद आप सभी लोगों का, बनाए रखें सहयोग, लगातार चैनल को विजिट करते रहें, है ना। थोड़ा समय निकाल करके देख लिया करो, लाइक वगैरह कर दिया करो। और अगर कोई सगा संबंधी ऐसा है जो पढ़ने में व्यवस्थाओं को रुचि रखता है तो उसको एक बार बोल भी दिया करो कि भैया हम दबाव तो नहीं बना रहे, लेकिन इसको एक बार देख लो। ठीक है, ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद।